गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, उसका जो कुछ टॉपिक शेष रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है आज हम जो डिस्कस करना चाहेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण, अर्थात कोई ठोस पदार्थ विद्युत का चालन क्यों करता है, कैसे करता है और कितना करता है, और कोई ठोस पदार्थ विद्युत का चालन क्यों नहीं करता या कम करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में। किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत चालन की जो क्षमता होती है उसकी एक परास होती है। उस परास के आधार पर ही हम ठोस पदार्थों की श्रेणी को बना सकते हैं। अर्थात कोई ठोस पदार्थ विद्युत का चालन कितना करता है, कितना ज़्यादा करता है, और कोई ठोस पदार्थ विद्युत का चालन कम क्यों करता है। अर्थात ठोसों के विद्युतीय गुणों की जो परास होती है वो 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। इस परास के मध्य ही सारे हमारे ठोस पदार्थ आ जाते हैं। और इन परास को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में बांटने के कारण ही ठोस पदार्थों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। इनकी 3 श्रेणियां जो है, नंबर 1 है चालक अर्थात कंडक्टर्स, दूसरा अचालक या कुचालक या प्रतिरोधी, इन्हें कहते हैं बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर, और तीसरा है हमारा अर्धचालक, इन्हें कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं जो ठोसों के विद्युतीय गुणों को हम इसमें व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं चालक पदार्थ क्या होते हैं। वे सभी ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालन की क्षमता सबसे अधिक होती है वे चालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः सभी धातुएं आती हैं और इनकी जो चालकता की परास है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चालक पदार्थों की जो चालकता परास है वो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। अर्थात इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। चालक पदार्थ जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। इनके बारे में भी देख लेते हैं। हमारे जो धात्विक चालक होते हैं उसमें सभी धातुएं आती हैं, और धात्विक चालकों में जो विद्युत का चालन होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अर्थात इनमें जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वे मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, और विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उसमें जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वे मुख्यतः आवेश होते हैं। धात्विक चालकों में जैसे सभी धातुएं आती हैं, जैसे Ag चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है आदि। और विद्युत अपघटनी चालक जिनमें गलित अवस्था में या आयनों के द्वारा विद्युत का चालन होता है उसमें NaCl, सभी लवण, सभी अम्ल और सभी क्षार, ये जो है विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। KCl, HCl आदि ये सभी हमारे विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। और इनकी एक खास बात है, जो सभी चालक होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर उनकी जो चालन क्षमता है अर्थात विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो ये तो होता है हमारा चालक के बारे में। इसके बाद आता है अचालक, कुचालक या प्रतिरोधी। वे सभी ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता वे अचालक, कुचालक या प्रतिरोधी अर्थात बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं। और इनकी जो विद्युत चालकता का परास है वो 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि जो है इसके उदाहरण है। इसके बाद जो हमारा तीसरा ठोस पदार्थ है अर्थात अर्धचालक। वे सभी ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के मध्य होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्थात इनकी चालकता जो है चालकों से तो कम होती है और अर्धचालकों से ज़्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी जो चालकता का परास है वो 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन,
आदि इसके उदाहरण हैं। अर्धचालकों की जो चालकता होती है वह उनमें उपस्थित अशुद्धियों के कारण व जालकों में त्रुटियों के कारण बढ़ जाती है, और ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, और ताप बढ़ाने पर जो हमारे धात्विक चालक होते हैं उनकी चालकता घटती है। 0 केल्विन पर अर्धचालकों की जो चालकता होती है वह 0 होती है। ये हमारे चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थों में चालकताओं का वर्णन था। इस वर्णन को हम एक बैंड के आधार पर भी समझा सकते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पर जो है चालक बैंड यानी कि चालक पदार्थों का जो बैंड होता है वो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, अचालकों का इस प्रकार से और अर्धचालकों का इस प्रकार से। इसमें जो लाइनिंग वाला है उसे कहते हैं संयोजी बैंड, और जो ऊपर वाला होता है ये इसे कहते हैं रिक्त बैंड। संयोजी बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो एनर्जी पा करके रिक्त बैंड में जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो चालक पदार्थ होते हैं उनके बीच जो है ऊर्जा अंतराल अर्थात एनर्जी गैप नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से रिक्त बैंड में आ जा सकते हैं, जिस कारण सामान्य स्थिति में भी धातुएं जो है विद्युत का चालन करती हैं। परंतु हम देखते हैं कि जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें जो संयोजी बैंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिक्त बैंड, उनके बीच जो है ऊर्जा अंतराल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में आसानी से नहीं जा सकते। इसी कारण ये अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा टाइप है हमारा अर्धचालक बैंड, उसमें हम देखते हैं कि संयोजी बैंड और रिक्त बैंड के मध्य जो है ऊर्जा अंतराल कम है, अर्थात यदि हम संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वे इस गैप को पार कर जाते हैं और पार करने के बाद रिक्त बैंड में पहुंच जाते हैं और वहां पर आ जा सकते हैं ऊर्जा को ग्रहण करके। इस प्रकार जो है अर्धचालकों में विद्युत का चालन हो जाता है। जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विद्युत का चालन जल्दी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से रिक्त बैंड में प्रवेश करते हैं और विद्युत का चालन करते रहते हैं। इस बैंड के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालक के बीच जो है डिफरेंस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है धातुओं में विद्युत का चालन, अर्थात धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि सभी धातुओं में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही वे विद्युत का चालन करती हैं, क्योंकि सभी धातुएं सामान्य स्थिति में विद्युत का चालन करती हैं, और इस चालकता को हम बैंड सिद्धांत के आधार पर भी समझ सकते हैं। सभी धातुएं जो हैं ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती हैं, क्योंकि इसमें जो है धातु परमाणु में उपस्थित संयोजी कोश के परमाणु आपस में मिलकर एक आणविक कक्षक बनाते हैं, जिन आणविक कक्षकों की जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होती है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी कोश से अर्थात जो हमारे बैंड एनर्जी है उसको पार कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी कोश से रिक्त बैंड में आ जा सकते हैं, जिस कारण विद्युत का चालन होता रहता है और धातुएं विद्युत का चालन करने लगती हैं। धातुओं में जो विद्युत का चालन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर भी समझाया जा सकता है। जैसे हम कोई धात्विक परमाणु है, उसमें बीच में होता है नाभिक, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इस तरीके से यहाँ पे, और इन इलेक्ट्रॉन के मूविंग के कारण ही धातुओं में विद्युत का चालन होता है। ये किसी एक परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉन मॉडल बनाया है यहाँ पे। इसमें जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का जो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है तो इनका आकर्षण बल जो है इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से कम होता चला जाता है,
जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है नाभिक से बहुत दूर है, अर्थात ये थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जा सकता है, और जब यह उच्च कक्षा में जाता है तो आवेश वाहक का कार्य करता है, जिस कारण धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का चालन हो जाता है। इस प्रकार से हम इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे जो एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ जाते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अर्धचालकों में विद्युत का चालन। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि वे सभी पदार्थ जिनकी जो विद्युत चालकता जो है चालकों से तो कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनके मुख्य उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन है, और इसमें जो है हम ऊर्जा बैंड के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हमने जो पहले पढ़ा था कि जो अर्धचालकों के जो संयोजी बैंड होते हैं और रिक्त बैंड होते हैं उनके मध्य जो है ऊर्जा का जो गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो अर्धचालकों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन जो चालक पदार्थ हैं, धातु हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। और जैसे ही हम इस पदार्थ को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो हमारे जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वे उस ऊर्जा क्षेत्र को पार करके रिक्त बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और आवेश का आदान प्रदान करते रहते हैं। इसी कारण इनमें विद्युत का चालन होता है, जैसे हम यहाँ बना सकते हैं। ये तो है हमारा रिक्त बैंड और ये है हमारा संयोजी बैंड और ये है हमारा ऊर्जा अंतराल। इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही हम एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसमें पहुंच जाते हैं रिक्त बैंड में और आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जिससे अर्धचालकों में विद्युत का चालन होने लगता है। और जैसे जैसे हम इनका ताप बढ़ाते हैं अर्धचालकों का, यह क्रिया तीव्र गति से होने लगती है और विद्युत धारा का चालन अधिक तेजी से होने लगता है, अर्थात अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। इन अर्धचालकों की जो चालकता है वो इनमें अशुद्धियां मिलाने पर बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं और इनके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि डोपिंग क्या होती है। किसी भी ठोस पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं और अशुद्धियां मिलाने पर उसकी चालकता जो है बढ़ जाती है अथवा घट जाती है, इस प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग के द्वारा ही हम अर्धचालकों की जो चालकता है उसे घटा अथवा बढ़ा सकते हैं और इसी आधार पर जो है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक दो प्रकार के चालकों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले जो है एन प्रकार के अर्धचालक अर्थात एन टाइप अर्धचालक, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एन टाइप अर्धचालक किस तरीके से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। जब किसी अर्धचालक में अर्धचालक परमाणु से अधिक संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिलाकर एक नए अर्धचालक का निर्माण किया जाता है तो उसे हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि जब हम मूल पदार्थ के परमाणु से अधिक संयोजकता वाला पदार्थ उसमें मिलाते हैं तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वह इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं वे ही इस अर्धचालक में विद्युत धारा का चालन करने में अधिक सक्षम होते हैं, अर्थात विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से करने लगते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, जैसे आर्सेनिक अर्धचालक में हम सिलिकॉन को मिला दें तो इसमें जो है सिलिकॉन जो है इसके बाह्य कोश में, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिलिकॉन जो है हमारा अर्धचालक है और उसमें हम अगर आर्सेनिक की अशुद्धियाँ मिला दें
तो किस प्रकार से अर्धचालक का निर्माण होता है? तो सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आर्सेनिक की अशुद्धियां मिलाते हैं इसमें, तो आर्सेनिक के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक आर्सेनिक परमाणु जो है सिलिकॉन के 4 परमाणुओं से घिरा हुआ होता है। तो सिलिकॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे बॉन्ड बना लेता है। तो 4 सिलिकॉन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सिंगल बॉन्ड यानी कि मेटालिक बॉन्ड द्वारा यहाँ पे बन जाते हैं। और जो हमारा ये 5वां इलेक्ट्रॉन बचता है तो ये जो है विद्युत का चालन करने लगता है। तो ये एक छोटी सी संरचना है उस अर्धचालक की, इस प्रकार से बहुत बड़ी होगी। तो आर्सेनिक के एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के लिए उपलब्ध होता है। इस कारण से आर्सेनिक की अशुद्धियां मिलाने पर इस सिलिकॉन अर्धचालक की जो है चालकता बढ़ जाती है। और इस प्रकार के अर्धचालक में जो है आवेश वाहक का कार्य जो है हमारा, आवेश वाहक का कार्य जो है इलेक्ट्रॉन करते हैं। आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसी कारण इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष बच जाता है जो बंध नहीं बनाता और ये विद्युत चालकता इसकी बढ़ा देता है। और ये अर्धचालक हमारा एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसका निर्माण होता है जब हम किसी 4 संयोजी धातु में 5 संयोजी धातु को मिला देते हैं, अर्थात 4 संयोजी अर्धचालक में 5 संयोजी अर्धचालक का कोई परमाणु मिला देते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप है पी प्रकार के अर्धचालक, अर्थात पी टाइप अर्धचालक, यानी कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक। जब हम किसी कम चालक पदार्थ में उस पदार्थ के परमाणु से एक कम संयोजकता वाला परमाणु उसमें मिला देते हैं, अर्थात मूल पदार्थ की संयोजकता यदि 4 है तो हम उसमें 3 संयोजकता वाला कोई परमाणु या पदार्थ हम मिला देते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण हो जाता है। इसमें जो है आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं, इसी कारण इन्हें हम पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों का जो सामान्यतः हम उदाहरण ले सकते हैं कि सिलिकॉन जो है हमारा, सिलिकॉन एक अर्धचालक है और उसमें अगर हम एल्यूमिनियम या बोरान की अशुद्धियां मिला दें तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन के जो संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम के संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का एक परमाणु सिलिकॉन के 4 परमाणुओं से चारों ओर से घिरा हुआ है, जो एल्यूमिनियम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लेता है। तो 3 सिलिकॉन के परमाणु तो आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो चौथा सिलिकॉन का परमाणु है उसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो सिलिकॉन का जो संयोजी कोश का चौथा इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम के रिक्त कोश में प्रवेश कर जाता है और वहां पर एक कोटर का निर्माण हो जाता है। ये क्या है हमारा कोटर, आवेश वाहक, इसमें आवेश वाहक कोटर होता है, कोटर। तो आवेश वाहक यहाँ पे कोटर बच जाता है जो विद्युत धारा का चालन करने में सक्षम होता है और इस प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालकों की चालकता इस कोटर के कारण बढ़ जाती है और पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण हो जाता है जब किसी मूल परमाणु की संयोजकता से कम संयोजकता वाला परमाणु उसमें मिलाया जाता है तो पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण हो जाता है। हमारे जो सामान्यतः अर्धचालक होते हैं उनका जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और इनका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इनका उपयोग मुख्यतः डिजिटल कंप्यूटर और टेलीविज़न सेटों में करते हैं। अब हम अर्धचालकों के उपयोगों के बारे में जानकारी करेंगे। अर्धचालक जो मुख्य उपयोग हैं इस प्रकार हैं। नंबर पहला उपयोग है डिजिटल कंप्यूटर, कैमरे और ट्रांजिस्टर बनाने में। दूसरा है सौर बैटरी या टेलीविज़न सेटों के निर्माण में।
तीसरा है एनपी, एनपीएन, पीएनपी संधि डायोड के निर्माण में। संधि डायोड वे संधियाँ होती हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। और एसी को अर्थात अल्टरनेटिव करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में बदलने हेतु डायोड का निर्माण करते हैं। ये हमारे जो चार्जर होते हैं बैटरी को चार्ज करने में, उनमें उनके निर्माण में होता है। रेडियो तथा श्रव्य संकेतों की पहचान में, उनके संवर्धन करने में, ये जो है अर्धचालकों के मुख्य उपयोग थे। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है वो आता है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। प्रत्येक ठोस पदार्थ कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य रखता है। यह चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति कार्य करता है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति कार्य क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति कर सकता है। पहली गति तो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, अर्थात प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसकी जो गति कहलाती है कक्षीय गति। तो इस कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी गति जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परितः भी चक्रण करता है। ये चक्रण की दिशा है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से घूमता है, मूव करता है। तो इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों चुंबकीय आघूर्णों के कारण ही प्रत्येक पदार्थ कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य दर्शाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की दो गतियों के कारण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण प्रत्येक ठोस पदार्थ कोई न कोई चुंबकीय गुण अवश्य रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार को दर्शाने हेतु ठोस पदार्थों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरी है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, और चौथा है फेरी चुंबकीय पदार्थ, और पांचवा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में थोड़े से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात यदि उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वे क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और उनकी सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई होती हैं। ये पदार्थ जो हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे NaCl, Zn++, Cu2O, B2O3, TiO2, ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि इनके जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अर्थात इनकी जो बाह्य कक्षाएं हैं वे पूर्ण होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड यानी कि दक्षिणावर्त होगा तो एक वामावर्त होगा, अर्थात एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण नष्ट कर देता है, जिससे उनका चुंबकीय गुण विपरीत दिशा में उपस्थित हो जाता है। तो ये सारे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लक्षण हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये आयन या ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे Cu++, Fe+3, Cr+3, ऑक्सीजन O2, NO2 आदि इनके अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। इसके बाद जो हमारा आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय में केवल अंतर इतना ही है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वे दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दुर्बल रूप से, और ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं।
प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ में यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तो ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थों में से अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो ये अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं। इन पदार्थों के उदाहरण हैं, जैसे इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे कोबाल्ट, आयरन और निकिल, Mn, आदि। ये सभी पदार्थ जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। और जो कोबाल्ट, आयरन और निकिल है, ये सामान्यतः बहुत अच्छे लौह चुंबकीय पदार्थ है जिनका उपयोग औद्योगिक स्तर पर उचित मात्रा में किया जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर आता है वो है फैरी चुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ भी लौह चुंबकीय पदार्थों की भांति होते हैं, परंतु इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षा कम आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम फैरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे Fe3O4, MgF2O4, Zn Fe2O4 आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद जो हमारा 5वां नंबर आता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, परंतु वे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर इसलिए आकर्षित नहीं होते क्योंकि उनका जो अभिविन्यास होता है इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, अर्थात एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, जो एक दूसरे के आघूर्ण को नष्ट कर देता है और इनका जो नेट आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाते। इन्हें हम प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है MnO, MnO2, Fe2O3, Cr2O3। ये हो गया हमारा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। अब जो है इसमें हम डोमेन की स्थिति को जान लेते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन की अभिविन्यास किस प्रकार से होता है लौह चुंबकीय, फैरी चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय में। तो लौह चुंबकीय पदार्थ तो वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें रखने पर इनके जो इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ही हो जाता है सभी इलेक्ट्रॉनों का, तो इसलिए प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाने के कारण ये प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस चित्र की सहायता से हम इसके इलेक्ट्रॉनों के विन्यास को समझ सकते हैं। इसके बाद जो फैरी चुंबकीय पदार्थ है उसमें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उनका अभिविन्यास कुछ इस तरीके से हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन तो है दक्षिणावर्त और कुछ वामावर्त हो जाते हैं, लेकिन एक निश्चित स्थिति की ओर जो है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ज़्यादा होती है और दूसरे की कम। तो इस प्रकार से ये जो इनका नेट आघूर्ण है वो थोड़ा सा लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा कम हो जाता है। इसलिए जो फैरी चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा कम आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। इसी प्रकार जो है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति इस प्रकार से दिखा सकते हैं जो एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण जो है कैंसिल कर देते हैं और जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाने के कारण और चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने के कारण ये जो है अपना चुंबकत्व का गुण खो देते हैं। इस प्रकार से ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुणों के बारे में बताया गया है। और अब आगे देखते हैं, ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर जो है ताप का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम लौह चुंबकीय पदार्थ, फैरी चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दें तो ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। इस प्रकार जो हमारा पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, उसकी जो थ्योरी है वो इस वीडियो में समाप्त होती है और अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।